प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत ई लेक्चर में हम व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के उपायों के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत राजकोषीय उपाय तथा अन्य नियंत्रण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौद्रिक नीति के उपाय का अध्ययन किया था और हमने पाया था कि मौद्रिक नीति व्यापार चक्र को नियंत्रित करने में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। इसका प्रयोग राजकोषीय नीति तथा अन्य उपायों के साथ किया जाना चाहिए। ये अन्य उपाय कौन से हैं? राजकोषीय उपाय से हमारा क्या तात्पर्य है और राजकोषीय उपाय कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन हम इस ई लेक्चर में करेंगे। पहले हम देखते हैं राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। आधुनिक युग में सरकार की आर्थिक क्रियाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। पहले जहां सरकार सुरक्षा संबंधी कार्यों पर ही जोर देती थी, अब ये आर्थिक क्रियाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। सरकार अपने आय तथा व्यय में परिवर्तन करके व्यापार चक्र को काफ़ी सीमा तक प्रभावित कर सकती है। जब से सरकार का हस्तक्षेप निवेश के अंदर हुआ है, तो सरकारी व्यय, चाहे वो निवेश के अंतर्गत हो या कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था को या आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने लगा है, मांग को प्रभावित करने लगा है और इसके कारण व्यापार चक्र भी इससे नियंत्रित किए जा सकते हैं। इस प्रकार सरकार अपनी आय और व्यय के द्वारा किस प्रकार व्यापार चक्रों को प्रभावित करती है या नियंत्रित करती है, ये आइए हम देखते हैं। सरकार की आय तथा व्यय संबंधी नीति को राजस्व नीति कहा जाता है। अन्य शब्दों में सरकार की निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आय, व्यय तथा ऋण संबंधी नीति को राजस्व नीति या राजकोषीय नीति कहते हैं। प्रोफेसर जी.के. शॉ के अनुसार राजकोषीय नीति से हमारा अभिप्राय उस निर्णय से है जिसका संबंध सरकारी कर के स्तर के ढांचे तथा समय और कर भुगतान करने के ढांचे तथा भुगतान की अवधि में परिवर्तन से है। सरकार के हाथ में कर लगाना होता है और प्रोफेसर जी.के. शॉ ने इसी को सबसे अधिक महत्व दिया है जब उन्होंने राजकोषीय नीति को समझाया है, उसके अर्थ को समझाया है। उनके अनुसार सरकार कितने कर लगाती है, सरकार के कर का स्तर क्या है, उसका कर का ढांचा किस प्रकार का है कि किस तरह से वो कर लगाती है, गरीबों पे कम लगाती है, अमीरों पे अधिक लगाती है, कितने स्लैब्स हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, तथा कितने समय में कितना कर भुगतान का ढांचा है, भुगतान की अवधि क्या है, इन सभी को उन्होंने राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल किया है। अब हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों का नियंत्रण किस प्रकार से राजकोषीय नीति करे, अर्थात अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का कार्य व्यापार चक्रों पर नियंत्रण किस लिए किया जाता है? अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए। अधिक महंगाई हो रही हो तो उसको रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था में राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं व्यापार चक्रों को समाप्त करने के लिए। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। पहला है स्वचालित स्थायी कारक, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजेशन होता है स्थिरीकरण और ऑटोमेटिक होता है स्वचालित या अपने आप जो हो जाए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्वचालित स्थायी कारक। स्थायी कर देते हैं, वो स्थायित्व प्रदान कर देते हैं अर्थव्यवस्था को और स्वचालित रूप में काम करते हैं।
क्या होते हैं ये स्वचालित स्थायी कारक? स्वचालित स्थायी कारक एक प्रकार के उपाय हैं, राजकोषीय उपाय हैं। और ये कौन से उपाय हैं? स्वचालित स्थायी कारक उन उपायों को कहा जाता है जो स्वयं अपने आप कार्य करते हैं, अर्थात स्वचालित होते हैं। ये उपाय एक और तो व्यक्तियों और कॉरपोरेशन या निगमों या व्यवसायों और दूसरी ओर सरकार के बीच आय का मुद्रा के प्रवाह के रूप में स्वतः परिवर्तन करते हैं, और ऐसा परिवर्तन अपने आप उचित रूप से चक्रीय विरोधी होता है। आय का मुद्रा के प्रवाह के रूप में स्वतः परिवर्तन, इस तरह से मांग में परिवर्तन और इससे व्यापार चक्रों को रोकना या चक्रीय विरोधी चक्र जो है, व्यापार चक्र जो है, इनका विरोध करते हैं, इनको रोकते हैं। ये स्वचालित स्थायी कारक अपने आप संकट को कम करने वाले का कार्य करते हैं और व्यापार चक्र में कमी करते हैं। इसीलिए इन्हें अंतर्निहित स्थायी कारक भी कहते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित होते हैं, स्वचालित रूप से कार्य करते हैं, ऑटोमेटिकली कार्य करते हैं। इनको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम देखते हैं कि ये क्या क्या हैं या इनके प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है प्रगतिशील कर प्रणाली या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये एक स्वचालित स्थायीकरण का कार्य करने वाला कारक है। ये व्यापार चक्र को रोकने वाला स्वचालित कारक है, अपने आप ही ये व्यापार चक्र को रोकने का कार्य करता है। अब क्या है ये प्रगतिशील कर प्रणाली? जैसे सरकार कर लेती है तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की कर प्रणालियाँ होती हैं। इसमें से एक कर प्रणाली होती है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली में आय में वृद्धि होने के साथ साथ करों में वृद्धि हो जाती है तथा आय में कमी होने पर करों में कमी हो जाती है। जब व्यक्ति की आय कम होती है तो वो कर देने में असमर्थ रहता है। इसलिए प्रगतिशील कर प्रणाली में आय कम होने पर करों में कमी कर दी जाती है। परंतु सरकार का काम बिना कर लिए हुए नहीं चल सकता है। सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जो आय चाहिए उसके लिए करों की आय के ऊपर वो निर्भर करती है इसके लिए। तो इसलिए करों को बढ़ाना भी पड़ता है। जब आय में वृद्धि होती है तो करों को बढ़ाया जाता है। समृद्धि की अवस्था में अब दो प्रकार की अवस्थाएं हमने देखी थी व्यापार चक्र की। समृद्धि की अवस्था जो होती है उसके अंदर क्या होता है, आय और लाभ बढ़ते हैं, व्यक्तिगत आय बढ़ती है और निगमों के लाभ बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं उन पर ऊंची दर से कर लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा और सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है। अब सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है तो कहीं से आती है वो आय। कहाँ से आती है? ये जनता के हाथों से आती है, चाहे वो जनता व्यक्तिगत आय के रूप में कमा रही हो या उद्यमियों के रूप में कमा रही हो। जब सरकार के पास लोगों की तरफ से आय चली जाती है तो लोगों के हाथ में क्रय शक्ति कम रह जाती है और इसलिए प्रभावपूर्ण मांग भी कम हो जाती है, वो बढ़ने नहीं पाती। नहीं तो समृद्धि में क्या होता है, तेजी की स्थिति आगे बढ़ती चली जाती है क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसे हैं हाथ में और वो क्रय शक्ति उनकी बढ़ गई है तो मांग अधिक करने लगते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति की स्थिति आने लगती है। सरकार यदि कर बढ़ाती है प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत, ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही जनता की आय बढ़ती है अपने आप ही
कर बढ़ जाते हैं, स्वचालित रूप से बढ़ जाते हैं, उसके लिए सरकार को अलग से कोई प्रयास नहीं करने पड़ते क्योंकि रेट्स डिसाइडेड है, अधिक आय पे अधिक कर। और इस प्रकार यह स्वचालित रूप से प्रक्रिया काम करती है व्यापार चक्र को कम करने में। अब दूसरी अवस्था होती है मंदी की अवस्था। मंदी की अवस्था या संकुचन की अवस्था में आय कम होती है और उससे करों से आय प्राप्त भी कम हो जाती है। तो जनता से जो सरकार ले रही है करों के रूप में, वो मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और इसलिए जनता के पास मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है और जनता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मंदी की अवस्था में करों से प्राप्त आय कम हो जाती है, जनता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो जाती है। जब प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है और उद्यमियों को अधिक उद्यम लगाने की ओर प्रेरणा मिलती है, अधिक निवेश होते हैं, लोगों को अधिक रोजगार मिलता है और मंदी की अवस्था से अर्थव्यवस्था बाहर आने लग जाती है। इस प्रकार ये स्वचालित रूप में कार्य करते हैं प्रगतिशील कर। दूसरा है बेरोजगारी बीमा या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। समृद्धि की अवस्था में बेरोजगारी बीमा किस्तों के भुगतान के कारण बीमा कोष में काफ़ी मात्रा में रकम जमा हो जाती है। यह है समृद्धि की स्थिति। समृद्धि में क्या होता है, लोगों के पास जो बेरोजगारी के लिए बीमा जमा कराने की किश्तें दे रहे हैं वो होती है उनके पास और बीमा कोष में सरकार के पास पैसा जमा हो जाता है, जिससे कि वो बेरोजगारी में फिर बेरोजगारी भत्ता देती है। समृद्धि काल में बेरोजगारी की सहायता के लिए भुगतान जो होते हैं वो बहुत कम करने पड़ते हैं। प्रीमियम तो मिलता है, किस्तें तो मिलती हैं, पर भुगतान तभी करना होता है जब बेरोजगारी हो और समृद्धि के अंदर रोजगार बढ़ जाता है, इसलिए भुगतान बहुत कम या नहीं के बराबर करने होते हैं। जब भुगतान कम होते हैं तो लोगों के हाथ में क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब सरकार को जनता से इन कोषों का प्रभाव भी स्वचालित होता है। दूसरी ओर मंदी काल में इस फंड में एकत्रित रकम में से बेरोजगार लोगों को भुगतान स्वतंत्र होता रहता है। मंदी काल में भी क्या होता है, प्रीमियम तो आता है, किश्तें तो जमा होती हैं, पर वो किश्तें काम में आ जाती हैं। इस फंड में से बेरोजगार जो हो जाते हैं, मंदी में बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ जाती है और बेरोजगारों को, क्योंकि उनका बीमा किया हुआ है, तो बेरोजगारों को भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है और इसके कारण उनके हाथ में क्रय शक्ति आ जाती है और इसलिए मांग में अधिक कमी नहीं होने पाती तथा मंदी नियंत्रण में रहती है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि समृद्धि काल में जनता से सरकार को कोषों का हस्तांतरण तथा मंदी काल में सरकार से जनता को हस्तांतरण स्वचालित होता है। इसमें भी कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वचालित रूप में होता रहता है क्योंकि ये पॉलिसी ही ऐसी है। इसके बाद आते हैं विवेकपूर्ण उपाय या डिस्क्रिशनरी मेजर्स। राजकोषीय नीति के विवेकपूर्ण उपाय वो उपाय हैं जो सरकार के विवेकपूर्ण निर्णय के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी तो स्वचालित थे, सरकार को अलग से कोई निर्णय नहीं लेना पड़ रहा था। अब वे उपाय हैं जो सरकार को विवेकपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, जैसी अवस्था हो, मंदी की अवस्था हो या समृद्धि की अवस्था हो। इनका संबंध किनसे है? करों से, सार्वजनिक व्यय से और सार्वजनिक ऋण से। सरकार जो कर लेती है, सरकार जो व्यय करती है विभिन्न योजनाओं के ऊपर या निवेश, या सरकार जो लोगों से
ऋण लेती है। अनेक तरीके की जो प्रतिभूतियाँ इत्यादि सरकार बेचती है वो एक प्रकार के ऋण ही होते हैं जो सरकार लोगों से लेती है, क्योंकि उसके बदले में ब्याज देना पड़ता है सरकार को। सरकार के पास वो पैसा आ जाता है परंतु उसे वो लौटाना पड़ता है ब्याज सहित, इसलिए वो कहलाते हैं सार्वजनिक ऋण। ये उपाय 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, कर की दरों को स्थिर रखकर सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन करना। पहली चीज को तो स्थिर रख दिया, करों को स्थिर रख दिया, और सार्वजनिक व्यय जो है दूसरे नंबर पे जो चीज़ थी उसको परिवर्तित किया, जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा आया, रोजगार मिला, आय हुई। दूसरा तरीका है करों की दरों में परिवर्तन करना एवं सार्वजनिक व्यय को स्थिर रखना। अब पहले वाले जो बिंदु है कर, उसको तो परिवर्तित कर रहे हैं, और दूसरा जो है सार्वजनिक व्यय उसको स्थिर रख रहे हैं करों से प्राप्त करके पैसा, और ये निश्चित कर रहे हैं कि कितनी मात्रा में क्रय शक्ति और मांग रहती है लोगों के पास। तीसरा है करों के परिवर्तन एवं सार्वजनिक व्यय के परिवर्तन को उचित प्रकार से संबंधित करना। इसमें दोनों में ही परिवर्तन किए जा रहे हैं, दोनों में से किसी को भी स्थिर नहीं रखा जा रहा है, और सरकार ये समझती है सही कि वह करों में भी परिवर्तन करे और सार्वजनिक व्यय में भी परिवर्तन करे, जिससे कि मंदी और तेजी की या व्यापार चक्र की अवस्थाएं नियंत्रित हो सकें। इनमें से प्रथम प्रकार के उपाय जो हैं, जिसमें सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन किया जाता है और करों को स्थिर रखा जाता है, ये अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये लोगों पर अचानक कोई कर का भार नहीं डालते हैं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार पैसा खर्च करती है और इस प्रकार से लोगों का फायदा होता है। क्योंकि मंदी में यही चाहिए होता है कि लोगों को रोजगार की आवश्यकता होती है, तो अधिक रोजगार इससे मिलता है लोगों को। दूसरे प्रकार के उपाय हैं वो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि लोगों को अधिक कर लगाती है जब सरकार और व्यय में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो उससे मांग की कमी आती है, क्रय शक्ति लोगों के पास कम हो जाती है। कर की वजह से उनकी आय, जो डिस्पोजेबल इनकम है या खर्च योग्य आय है, वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से वो मांग अधिक नहीं कर पाते, और जब मांग अधिक नहीं हो पाती तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाती है। तीसरे प्रकार के उपाय, जिसमें दोनों में ही परिवर्तन किया जाता है, इसमें मंदी व तेजी दोनों प्रकार के चक्रीय परिवर्तनों का उपचार करने में सहायक होते हैं। तो पहले वाले किसके लिए हैं? मंदी के लिए। दूसरे तेजी के लिए या मुद्रास्फीति के लिए, और तीसरे मंदी व तेजी दोनों के लिए कारगर हैं। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा किस तरह से व्यापार चक्रों को कंट्रोल में लाया जाता है, किस तरह उन पर नियंत्रण किया जाता है। व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण के ये उपाय अपनाए जाते हैं। पहला, कीमत नियंत्रण द्वारा वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों की कीमतें नियंत्रित की जाती हैं। सीधे सीधे नियंत्रण किया जाता है कीमतों के ऊपर। कीमत नियंत्रण, इसमें वस्तुओं की कीमतें भी नियंत्रित की जाती हैं और साधनों की कीमतें भी नियंत्रित की जाती हैं, जिससे लागतें नियंत्रित हो जाती हैं और मुद्रास्फीति नहीं बढ़ पाती, उसे काबू में किया जाता है। दूसरा, राशनिंग द्वारा वस्तुओं के उचित वितरण की व्यवस्था की जाती है। जैसे आप देखते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें राशन की दुकानें खुली हुई होती हैं और राशन से चीज़ें दी जाती हैं। तो उसमें अक्सर तो ये होता है कि गरीबों के लिए कम दाम पे चीज़ें मिलती हैं, पर कई बार ये होता है कि कई चीज़ों पर रोक भी लगानी पड़ती है सरकार को, और इसलिए उनको कम मात्रा में ही हम खरीद सकते हैं, वह राशनिंग कहलाती है।
कि राशनिंग कर दी गई है, अर्थात इससे ज़्यादा कोई खरीद नहीं सकता है, और इससे मांग कंट्रोल में आ जाती है। जब मांग कंट्रोल में आ जाती है तो कीमतें भी कंट्रोल में आ जाती है, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाती है। तीसरा है कृषि उपज के समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिससे मंदी के दिनों में किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। समर्थन मूल्य क्या होते हैं? ये वो न्यूनतम मूल्य होते हैं जिस पर तो सरकार को खरीदने ही पड़ते हैं कृषकों से उनकी उपज। यदि बाज़ार में कीमतें बहुत कम मिल रही होती हैं तो किसान सरकार को ये बेच सकते हैं अपनी उपज समर्थन मूल्य के ऊपर, और वो समर्थन मूल्य इस प्रकार से निर्धारित होते हैं कि सामान्य लाभ कृषक को मिल जाए, उसको नुकसान नहीं उठाना पड़े। ये सरकार उपाय अपनाती है समर्थन मूल्य निर्धारित करने का। अगला उपाय है उत्पादन की मात्रा तथा स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति निर्धारित की जाती है। कुछ वस्तुओं की मात्रा यदि बहुत अधिक बढ़ गई है जिससे कीमतें घट जाती हैं, कुछ वस्तुओं की मात्रा अगर बहुत कम हो गई है जिसकी वजह से कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो सरकार लाइसेंसिंग की नीति अपनाती है। उद्योगों को जब लाइसेंस मिलता है तभी वे उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लाइसेंस दिए जाते हैं और अनावश्यक उपभोग बढ़कर और मुद्रास्फीति बढ़ने से रोका जाता है। अर्थव्यवस्था के लिए एक उचित आय तथा मजदूरी नीति निर्धारित की जाती है। ये भी आवश्यक है, जैसे कृषकों के लिए उसी तरह से अन्य के लिए भी आवश्यक है कि उनको उचित आय और उचित मजदूरी मिले, जिससे कि वे अपना खर्चा चला सकें और मंदी की स्थिति में मांग की कमी ना आए। इसके लिए न सिर्फ रोजगार दिलाने की आवश्यकता होती है, बल्कि यह भी आवश्यक होता है कि मजदूरों को उचित आय भी प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये सभी हैं प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कंट्रोल्स, प्रत्यक्ष नियंत्रण के तरीके। इस तरह हमने देखा कि राजकोषीय नीति तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा किस प्रकार सरकार व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यापार चक्र के नियंत्रण की समस्या एक जटिल समस्या है और इसके लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति, जिसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राजकोषीय नीति और प्रत्यक्ष नियंत्रण जिन्हें अभी पढ़ा है, इन सभी को साथ साथ प्रयोग में लाया जाता है। इसी के साथ हम व्यापार चक्र के विषय को विराम देते हैं। थैंक यू।